Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC नेट और सेट पेपर 1 में आईसीटी यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए 50 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूँ। ये ऐसे सवाल हैं स्टूडेंट्स जो कि पेपर में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आसानी से आप एग्जाम में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। What are the text files with small pieces of data and are used to identify specific users and improve the web browsing experiences? Okay, so अब देखिए जब भी हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो उसको हम वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस का नाम दे सकते हैं। राइट सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो टेक्स्ट फाइल का नाम आपको बताना है जो कि स्मॉल साइज की होती है, उसमें स्मॉल साइज का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है and these files are basically used to identify specific users। ठीक है, कोई भी यूजर की पहचान, कोई भी उपभोक्ता की पहचान करने के लिए इसको यूज किया जाता है एंड ये हमारे वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शंस है कुकीज, बुकमार्क, ब्लॉग्स या फिर विकीज। सो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विकीज क्या होता है? विकिपीडिया जैसे आपने सुना है, आप कोई भी चीज गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करते हो, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देती है, तो ये तो सही आंसर नहीं है। ब्लॉग क्या होता है? अब देखिए दो चीजें होती है, एक होता है व्लॉग्स। व्लॉग होते हैं जो आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, लोग अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, बट ब्लॉग की यहाँ पर बात की जा रही है। सो ब्लॉग के अंदर आप अपना कोई भी डेटा, चाहे एजुकेशनल ब्लॉग्स हो सकते हैं, ब्यूटी ब्लॉग्स हो सकते हैं, हेल्थ ब्लॉग्स हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हो, तो ये भी गलत ऑप्शन है। बुक मार्क्स आपको पता होगा, ऑफलाइन जो बुक्स होती हैं, आपकी हार्ड कॉपी बुक्स होती है, उसमें भी हम एक कागज का टुकड़ा या कुछ भी चीज अगर बीच में फंसा देते हैं, बीच में रख देते हैं, ये बोलकर कि इस चीज को हम वापस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो वो बुकमार्क होते हैं। वैसे ही हमारे वेब ब्राउजर में भी किसी पेज को अगर हम लोग सेव करना चाहते हैं बाद में, ताकि उसको इस्तेमाल आसानी से कर सकें, तो उसको हम एज अ बुक मार्क सेव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुकीज। एंड कुकीज क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, टेक्स्ट फाइल होती है जो किसी स्पेसिफिक यूजर को आइडेंटिफाई करने में और उनके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में मदद करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करने में हेल्प करता है। सो अगर आपका टारगेट दिसंबर 2024 और जून 2025 एग्जाम में जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आपके लिए हम एक न्यू बैच 11 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल है, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये मॉक टेस्ट भी है जो कि आपके रिविजन में हेल्प करते हैं। आपको ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे तो आप देखोगे कि बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सेपरेट कोर्सेज हैं, फुल सिलेबस और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है एंड कंप्लीट कोर्सेज में स्टूडेंट्स आपको हर यूनिट के अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी यूनिट से कभी भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये नंबर्स पर इजीली कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले लीजिए। The action of sending text messages to fraudulently obtain another person's bank detail is called what? सो देखिए, फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को पता है। ऑनलाइन फ्रॉड का तो हम एंडलेस नाम यहाँ पर अभी ले सकते हैं। तो इसमें एक फ्रॉड की स्पेसिफिक बात बताई गई है कि एक ऐसा फ्रॉड जिसमें हम किसी एक पर्सन की बैंक डिटेल्स धोखे से उनसे ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, उनके बैंक डिटेल्स लेकर उनको फ्रॉड मैसेजेस करते हैं। तो ऐसे फ्रॉड को क्या बोला जाता है? फिशिंग, फार्मिंग, स्पैमिंग या फिर स्मिशिंग। ओके, सो बैंक डिटेल्स को लेकर के जो भी फ्रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज स्मिशिंग। Identify the correct order of the following major technological changes in computers based on fourth to फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, सो आप लोगों के साथ बहुत बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कंप्यूटर में 5 जनरेशन होती हैं। हर एक जनरेशन में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है। जैसे अभी अगर हम बात करें, हम 5th जनरेशन में काम कर रहे हैं जिसमें रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से यही पूछा है कि जनरेशन को 4th से 5th में आपने अरेंज करना है। ओके, सो
सबसे पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसमें यूज किए जाते थे, क्या यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन में, तो फोर्थ नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोग यूज किया करते थे ट्रांजिस्टर्स, तो थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। सॉरी, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, देन वी हैव थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। हमें फोर्थ से लेके फर्स्ट जाना है, तो ये आ जाएगा ए सी डी बी, ए सी डी बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। A teacher creates a presentation to advertise the annual sports day. एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन टीचर ने बनाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो फीचर्स दैट अलाउ नेविगेशन अराउंड अ प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले आता है मास्टर पेज, प्रेजेंटेशन में नेविगेशन यूज करने के लिए। ओके, सो मास्टर पेज का यूज नहीं किया जाता नेविगेशन के लिए, क्योंकि वो तो इंट्रोडक्टरी पेज होता है। देन वी हैव हाइपरलिंक्स, बिल्कुल सही है। लिंक्स, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप वेबसाइट पर किसी पे भी विजिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट आ रहा है, जब आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो आप किसी अलग पेज पर पहुंच जा रहे हो, तो उसको हाइपरलिंक बोला जाता है, तो ये इसमें यूज होगा। देन वी हैव एनिमेशन नो, हॉटस्पॉट्स का भी यूज किया जाता है फीचर्स को नेविगेट करने के लिए। एंड स्लाइड नंबर, सो स्लाइड नंबर भी गलत आंसर है, सो करेक्ट आंसर्स क्या हो गए, हाइपरलिंक्स एंड हॉटस्पॉट्स, दैट इज बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स ही हैं, जैसे जीपीएस, इंटरनेट, ब्लूटूथ और एचटीटीपी। सो एचटीटीपी तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, राइट। देन अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में आ सकता है जीपीएस की फुल फॉर्म। सो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, सो शॉर्ट डिस्टेंस के डेटा के लिए यूज किया जाता है ब्लूटूथ। सो हम सी को फर्स्ट से मैच करते हैं, तो देखिए ये दो ऑप्शन हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट अभी बी का फोर्थ कॉमन है दोनों में, सो बी को हम ऑलरेडी फोर्थ से मैच कर देते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट, एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि दैट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव वेब पेजेस। ठीक है, इंटरनेट पे अगर आप कोई भी डेटा फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए एच टी टी पी यूज होता है। किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हो ना, तो सबसे ऊपर देखो यूआरएल में आपको एच टी टी पी एस इस तरीके से www.globalonline.com नजर आएगा, तो ये वो HTTP होता है। एंड करेक्ट आंसर जीपीएस का क्या हो जाएगा, अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट लोकेशन। हम सब लोग जीपीएस यूज करते हैं, है ना, लोकेशन आइडेंटिफायर होता है ये। सो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। Statement 1 says all the courses through Swayam platform are interactive, prepared by the best teachers in India and are available free of cost to the learners. So Swayam की full form होती है Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Mind. ये बहुत interactive platform है जो कि बच्चों को free of cost जो डेटा है वो अवेलेबल करवाने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही है। अभी स्वयं के साथ साथ स्वयं प्लस भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको डिग्री भी मिलेगी। ठीक है, ई डिग्री आप लोगों को इसमें मिलेगी, एंड जितने भी जॉब से रिलेटेड टेक्निकल कोर्सेज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज हैं, वो सब स्वयं प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो स्वयं में 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते थे, लेकिन स्वयं प्लस में एक और कोऑर्डिनेटर ऐड कर दिया गया है, सो टोटल 10 कोऑर्डिनेटर्स हो चुके हैं। इसको फरवरी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। ओके, अगला स्टेटमेंट है एनसीटीई स्टूडेंट्स, तो स्वयं प्लस के भी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप उसको जरूर फॉलो कर लेना। स्टेटमेंट 2 बोलती है एनसीटीई इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। सो एनसीटीई जो है वो टीचर एजुकेशन है, टीई का मतलब ही टीचर एजुकेशन है, जो कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Google search results
रिटर्न द सेम इंफॉर्मेशन टू एनीवन हु एंटर्स द सेम कीवर्ड। तो बोल रहे हैं कि गूगल पे अगर आप सेम कीवर्ड के जरिए चीजों को सर्च करते हो तो सबको वो हमेशा सेम ही रिजल्ट्स देता है, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, सेम रिजल्ट्स आएंगे। सर्च इंजन्स आर गैदरिंग vast amount of information about our searches and ourselves. That is absolutely true statement. सर्च इंजन्स क्या होते हैं? देखो डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने गूगल क्रोम पढ़ा है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स यूज करते हैं, ये वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, याहू, ये सब सर्च इंजन है। What does the acronym SWAN stands for the context of e-governance? So SWAN का मतलब है State Wide Area Network, Social Wide Area Network, State Web Access Network या फिर Semantic Web Application Network. So SWAN से ज़्यादा हम लोग देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी LAN भी पढ़ा है, MAN भी पढ़ा है, WAN भी पढ़ा है, राइट? अगर नहीं देखी है ये वीडियोस तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया होगा, ये दो ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो गए। अब एस का मतलब है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इन इंडिया द टर्म public key infrastructure is used in the context of what? So इंडिया में public key infrastructure नाम की एक टर्म यूज की जाती है, किस कॉन्टेक्स्ट में? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। Which of the following hardware was used by the first generation computers? So computer में total 5 generations हैं from 1 to 5 and हर एक जनरेशन में एक अलग हार्डवेयर, एक अलग सिस्टम यूज किया जाता है जो कि उसकी फंक्शनैलिटीज को, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने में और उसके साइज को कम करने में मदद करता है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको आईसी के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो वीएलएसआई है इसके साथ ही आपके पास यूएलएसआई और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आपको पता होगा कि आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये जो है वीएलएसआई ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन तो नहीं हो सकता। सो फर्स्ट जनरेशन वी हैव इज वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेबल आप लोगों ने सिर्फ याद रख लेना है। देखो फर्स्ट जनरेशन कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के बीच में था, मेन टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर इसमें क्या यूज होता था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25? सो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाइनरी लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर समझता है। अब आप कंप्यूटर में अगर 25 लिखते हो तो वो उसको इनमें से किसी एक में कन्वर्ट करता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, बचपन में आप लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा था। 25 का 2 से एलसीएम निकालना है, जो भी नंबर होगा उसका 2 से एलसीएम निकालना है, ठीक है। 12 टू सा 24, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया ना। 6 टू सा 12, रिमाइंडर इज 0। 3 टू सा 6, पूरा कट हो गया तो 0। फिर से 2 से करना है, 2 1 सा 2, सो यहाँ पर आ गया 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको इस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो ये है 1 1 0 0 1। सो देखो करेक्ट आंसर क्या है, 1 1 0 0 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिमिलरली मैंने आप लोगों को चलो एक और क्वेश्चन दी थी 36। 36 का बाइनरी नंबर बताइए, याद रखिएगा 2 से ही इसको डिवाइड करना है, ओके। Next is which of the following is the fastest to read from and write to then the other kind of storage in a computer? So computer के 4 storage devices का नाम दिया है, इसमें बोला है इनमें से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रीड और राइट कौन करता है। रीड का मतलब है फाइल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको पढ़ना, उसको देखना। राइट का मतलब है फाइल में कोई नई जैसे सीडी है या कुछ भी है उसमें नई चीज को ऐड करना। सबसे फास्ट काम कौन करता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम और रैम, ओके। सो फ्लॉपी डिस्क भी स्लो है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी चाहे अच्छी होती है बट फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ये यूज नहीं होता। अब कंफ्यूजन है रैम और रोम में। सो देखो सीडी आप सबने सुना होगा, ठीक है, देखी भी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का नाम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी इन चारों में से है रैम। अगर रैम ऑप्शन नहीं होता या रैम के अलावा अगर आप लोगों के पास जैसे कि रजिस्टर्स दिए होते, कैशे मेमोरी दी होती, तो ये करेक्ट आंसर्स होने थे, ओके।
द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर, अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, यानी कि सीयू प्लस एएलयू। एएलयू और बस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। देखो ये तो मेमोरी आ गई, रजिस्टर भी एक मेमोरी का ही प्रकार होता है, तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे इनमें, क्योंकि कंपोनेंट पूछा है, मेमोरी के टाइप्स नहीं पूछा है। अब बस क्या करती है? बस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर के लिए इंटरनली काम करती है, तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सी यू एंड ए एल यू। ए एल यू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। सो व्हाट इज एन एक्रोनिम फॉर? व्हाट नहीं, यहाँ पे स्वॉट होगा, SWOT। ठीक है, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो इंटरनेट में स्वॉट को इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटरनेट से फायदे भी है, नुकसान भी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वॉट की फुल फॉर्म बनाई गई है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, इंटरनेट हमें स्ट्रेंथ भी देता है, काम करने की ताकत भी देता है, हमारी कमजोरी भी है, अपॉर्चुनिटीज देता भी है और छीनता भी है, साथ में खतरों खतरा भी इससे बहुत ज्यादा होता है ना। Next question is what is important in ICT supported teaching learning strategies? So देखो जो टीचिंग लर्निंग होती है क्लासरूम में भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जहां पर हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है ये? एनिमेशन टेक्निक्स के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। असेसमेंट प्लान्स के लिए मूल्यांकन करने की योजनाएं हमें आईसीटी बताता है? नहीं बताता है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है, उद्देश्य क्लियर करता है? उद्देश्य तो देखो एज अ टीचर आपको ही क्लियर करने होंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस में ये हमें हेल्प करता है। अब जैसे मैं आपको काफी चीजें बोल रही हूँ, हो सकता है स्टूडेंट्स को वो चीजें शायद क्लियर सुनाई ना दें या वो समझ ना पाए क्या है। तो अगर आईसीटी जैसे आपके सामने ये स्क्रीन है, इसमें क्वेश्चन लिखे भी हैं, अब मैं आंसर बताऊंगी, कई बच्चे नहीं सुनेंगे, अब यहाँ पर आंसर डिस्प्ले हो जाएगा तो उनको क्लियर चीजें दिख जाएगी, तो इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका मेरा बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी क्लास में आईसीटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म्स? तो यहाँ पर चार फुल फॉर्म्स दी गई हैं, बहुत कॉमन टर्म्स हैं, आपको बताना है कौन सी गलत है। जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर, जीपीएस ग्लोबल पार्टीशनिंग सिस्टम, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन सब लोग यूज करते हैं, सिम सब्सक्राइबर एंटिटी मॉड्यूल, तो देखो जीपीएस भी मोबाइल फोन में सबके होता है, एटीएम भी सब जाते हैं, सिम भी सबके पास है। गलत है यहाँ पर जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर, इसकी फुल फॉर्म में मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? देखो अब आप लोग बोलते हो, कई बच्चे बोलते हैं मेरे पास आज इंटरनेट पैक है, मेरे पास मुझे 2 GB डेटा मिलता है, कई बोलते हैं मुझे 1.5 GB डेटा मिलता है, तो ये बी क्या है? ये बाइट होते हैं। ओके, सो इसमें बोला है कि एक बाइट इक्वल्स टू कितने बिट्स? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट? तो याद रखिए एक बाइट बनता है 8 बिट्स को मिलाकर, यानी कि छोटे छोटे ऐसे 8 बिट्स बनेंगे, उन सबको मिला करके एक बाइट बन जाता है। सिमिलरली अगले 8 अगर हम ऐसे बनाते हैं, तो ये हमारे पास 2 बाइट हो गए, तो 1 बाइट इक्वल्स टू स्मॉल 8 बिट्स। ओके, अब यहाँ पर ये चार्ट याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, उसके बाद आती है बाइट। ओके, 1 बिट, बाइनरी डिजिट या 0 या 1, एक निबल 4 बिट्स। अगर यहाँ पर 1 बाइट की जगह 1 निबल पूछा होता तो 4 बिट्स आंसर होता। 4 बिट्स, उसके बाद 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, उसके बाद आता है 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, देखो उसके बाद आता है 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, देन बाइट, देन बिट, देन निबल, देन बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। सो 1 GB डेटा इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट, आपको मिलता है 2 GB डेटा, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस टेबल को याद रख लीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड? तो सबसे ज्यादा एक्सेस स्पीड किसकी होती है? हमने पहले देखा था हार्ड डिस्क, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। मैंने आपको अभी बताया कि वैसे तो हमने क्या बताया, रैम की होती है, लेकिन उस वक्त क्योंकि कैशे मेमोरी ऑप्शन नहीं था, रैम से ज्यादा एक्सेस हाईएस्ट स्पीड होती है कैशे मेमोरी की। इसको कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कुछ भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट होता है ये। टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। एक बार सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दोगे, कैशे मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है। 1 GB इज इक्वल्स टू वट? अभी बताया 1 GB किसके बराबर होता है? ये होता है 1024 KB। ठीक है, सो इसके लिए ये वाला चार्ट याद रख लीजिए। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, ये सीक्वेंस है। बस इसको 1024 करते रहना है, या 2 2 रेज़ टू पावर 10 इस तरीके से करते जाना है। ओके, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, नहीं देखा है, जहां पर मैंने बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो बता दीजिए कमेंट करके नहीं समझ में आया है ये। वीडियो का लिंक दे दूंगी आपके साथ, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन सीडी रोम? सो सीडी रोम से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। सो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो स्टूडेंट, सीडी आप लोगों ने सुनी होगी। सीडीज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई डेटा, कोई फाइल भी हो सकती है। ओके, एंड सीडी के साथ अगर हम लोग रीड ओनली मेमोरी लगा देते हैं, यानी कि वो अगर सीडी रोम होता है तो इसके अंदर जो भी डेटा एक बार स्टोर हो जाए उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ओनली रहता है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमीडिया कंप्राइजेस ऑफ। सो मल्टीमीडिया आप लोगों ने टर्म जरूर सुनी होगी, मूवीज में, आपका अगर एंड्रॉयड मोबाइल है वहां पे भी सुना होगा। तो मल्टीमीडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? सो इसके अंदर हमारी टेक्स्ट फाइल, हमारी ऑडियो फाइल एंड हमारी वीडियो फाइल, यानी कि जो सिंपल हमारी जैसे कि वर्ड की फाइल होती है, कोई भी हमारे सॉन्ग्स होते हैं या फिर कोई वीडियोस होती हैं, वो सब चीजें मल्टीमीडिया कैटेगरी में आती हैं। के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कंप्राइजेस ऑफ। तो अब हमारे इस यूनिट का नाम ही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड लर्निंग, ऑल ऑफ दी अबव। सो आप लोग जैसे ऑनलाइन मेरी क्लासेस अभी देख रहे हो, तो ये किसके अंदर आता है? ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इंटरनेट से रिलेटेड, आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, जो भी चीजें होती है जिसकी मदद से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, वो सब हमारा आईसीटी के अंदर आता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, जैसे अभी आप लोग यूट्यूब पर मेरा ये सेशन देख रहे हो, व्हाट्सएप पर आप हमारे ये सेशंस देखते हो। ठीक है, सो ये सब चीजें क्या है? ये मोबाइल एप्लीकेशन है, उनके थ्रू जो आप लर्निंग करते हो। वेब बेस्ड लर्निंग क्या हो गई? जैसे कि अगर आप लोग हमारा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करते हो, सो उस ऐप से अगर आप लोग पढ़ते हो तो वो वेब बेस्ड लर्निंग की कैटेगरी में आता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास डी ओनली, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सो डायरेक्टली अगर आप लोग देखो, सो ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि जनरली यूजीसी नेट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन बोलता है एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो स्टूडेंट, सीपीयू आप सभी ने जरूर सुना होगा, कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्डवेयर पार्ट होता है। सीपीयू को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। ठीक है, सो ये तीनों पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म पावर सोर्स। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 की एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड यूपीएस यूनिफॉर्म पावर सोर्स नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये अभी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड, अगर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट में सही आंसर जरूर बताऊंगी। तो ये आप लोगों को अपकमिंग एग्जामिनेशन में मदद करेगा, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन या फिर स्नेक। सो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पाइथन। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ओनली। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों को और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पता होनी चाहिए, एक है जावा, एक है सी, एक है सी प्लस प्लस। इस तरह से आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है। ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा, एक लिस्ट बनानी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं। इनकी आपको एक लिस्ट बना करके रखनी है, एग्जाम में जरूर इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A to F system is used in which of the following number system? So हमारे पास आप लोगों को अगर बेसिक कंप्यूटर पता है तो आपको ये जरूर पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिसमें की आती है बाइनरी लैंग्वेज, सबसे बेसिक लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे A से F की जो बात की जा रही है वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। A से F की बात जहाँ पे की जाए वो होती है हेक्साडेसिमल वैल्यूज। अब देखो वैसे ही ए से एफ की बात की तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज, अगर हम यहाँ पे टर्म 16 की बात करें तो भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है। बाइनरी होती है 0 एंड 1 की वैल्यू। किसी भी वैल्यू के बेस में अगर 2 लिखा होगा तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर्स, ठीक है। ऑक्टल होते हैं 0 से लेकर के 9 तक वैल्यूज। किसी भी टर्म के बेस में 10 लिखा होगा तो वो ऑक्टल वैल्यूज होती हैं। किसी भी टर्म के बेस में अगर 16 लिखा होगा तो वो हेक्साडेसिमल होती है। सॉरी, यहाँ पे किसी में भी अगर बेस 8 होता है तो वो ऑक्टल होती हैं, एंड डेसिमल होती है किसी का बेस अगर 10 होता है। सो ये आप लोग नोट कर लीजिए, हर साल एग्जाम में जरूर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन BIOS? BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर। अब आप लोग कंप्यूटर में चलो मोबाइल की ही अगर बात करते हैं, मोबाइल में आप लोग कोई गाना डाउनलोड कर रहे हो, वो गाना आपने किसी और को व्हाट्सएप की मदद से भेज दिया, तो ये क्या है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट यानी कि BIOS सिस्टम हमें इसमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ। सो स्टूडेंट्स इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको आईसीटी के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे अंकिता सूद के नाम से, ठीक है। आपको वहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होती है बहुत डिटेल में मैंने बताया है, डेफिनेटली आप लोगों को ये मदद करेंगे, ठीक है। सो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर एंड सीपीयू। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर जब आप लोग देखते हो तो उसकी जो स्क्रीन होती है ये मॉनिटर होता है। एक इस तरह का बॉक्स होता है लंबा सा जिसको कि ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का, ये होता है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 9? अब देखो स्टूडेंट्स, बाइनरी इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करना है, ठीक है। 9 को इस तरह से लिख के, इसका हमने एलसीएम, बचपन में एलसीएम जरूर सीखा होगा। सो 2 से किसी भी नंबर को एलसीएम कर देना है। 8 टू जा सॉरी 4 टू जा 8 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से करते हैं, जो भी टर्म गिवन है उसको लिख दीजिए, ठीक है, देन उसका 2 से हमने ये कर देना है, ठीक है। 4 टू जा 8, यहाँ पे लेकिन 9 है तो 8 और 9 कितनी वैल्यू आ गई 1, इसको साइड पे लिख देना। अगेन 2 से ही करना है, 2 टू जा 4, ये पूरा सॉल्व हो गया, सो वैल्यू कितनी बची 0। 2 1 जा 2, यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व हो गया तो वैल्यू कितनी बची 0। सो उसके बाद हम इसको इस तरह से रीड करेंगे तो 1 0 0 1। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो 9 का मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये श्योर क्वेश्चन है तो आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ कि आप 12 का जो है बाइनरी नंबर क्या होता है इसी तरह से सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बताइए कमेंट करके, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्रीविएशन जो है, ये एब्रीविएशन का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। सो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने आपको 50 प्लस एब्रीविएशंस बताई हैं, उसको याद रखने के ट्रिक्स भी बताए हैं, तो उनको देख लीजिए, आपके एग्जाम में मदद हो जाएगी। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। सो एमएस वर्ड अगर आप लोगों को पता होगा तो उसमें जो भी फाइल हम बनाते हैं, फाइल बनाने के बाद फाइल को हम सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि वो किस टाइप की फाइल होती है। सो वो होती है हमारे पास .doc फाइल। वैसे ही docx होती है। पीएनजी क्या होती है, पीएनजी इमेज फाइल होती है।
जेपीजी क्या होती है? जेपीजी भी हमारे पास इमेज फाइल होती है। वैसे ही अगर हम एमपी3 की बात करें, एमपी3 क्या होती है? म्यूजिक यानी कि ऑडियो फाइल होती है। एमपी4 क्या होती है? एमपी4 हमारे पास वीडियो फाइल होती है। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मेट्स, ये जो एक्सटेंशन वर्ड है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे सेपरेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी एंड स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से बताऊंगी कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस? तो मैंने आपको बताया था वेब पेज इंपॉर्टेंट है, वेब साइट्स इंपॉर्टेंट है, वेब ब्राउजर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये तीनों अलग चीजें हैं। ठीक है, सो इसको बोला जाता है यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म, इसको भी ये एब्रिविएशन में भी एक बार पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल क्या होता है? किसी भी गूगल पे जाकर के आप लोग कुछ भी सर्च करते हो, चाहे आप लोग फेसबुक ही सर्च करते हो, ठीक है, सो वहां पे आपको दिखता है www.facebook.com, इस तरह से आपको वहां पे पूरा एड्रेस दिखता है, उस चीज को यूआरएल बोला जाता है। जो एक लिंक हम लोग आपको कॉपी करके देते हैं ना, अगर आप हमारे स्पेशल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हो, तो वहां पे आप देख सकते हो, उस चीज को यूआरएल बोला जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन आईएसपी? सो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसे देखो, कई स्टूडेंट्स, कई लोग क्या होते हैं, वो बीएसएनएल यूज करते हैं, कई लोग एयरटेल यूज करते हैं, कई लोग जियो यूज करते हैं। सो ये सब क्या है? ये इंटरनेट सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ओके, ये सारी कंपनीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सो सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिखती सी बात है, मैंने आपको अभी बताया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो डेफिनेटली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, जिसमें सर्च इंजन, जॉब ओपनिंग्स, ईमेल एंड ई कॉमर्स की बात की गई है। ठीक है, अब देखो, किसी ने कुछ यूज किया हो या नहीं किया हो, google.com हम लोग सब यूज करते ही हैं। ठीक है, सो google.com में क्या करते हैं? हम सर्च करते हैं। गूगल पे जाके सर्च करते हो तो google.com क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, वैसे ही ईमेल आईडी, किसी को भी अगर, जैसे आप लोग अगर यूजीसी नेट का फॉर्म ही भर रहे हो, तो आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी वहां पे एंटर करनी होती है, तो ईमेल क्या हो गया? gmail.com। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड अगर बात हो रही हो, किसी भी चीज की शॉपिंग हो, तो वो क्या करवाता है? अमेजोन हमें ये मदद करवाता है। ठीक है, एंड जॉब कहाँ पे मिलती है? नौकरी.com। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर्स। कंपाइलर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं मोबाइल की तरह, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। तो अगला क्वेश्चन है, GUI स्टैंड्स फॉर। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और आपके पास एब्रिविएशन है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जनरल एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, सो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है। सो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब किसी भी अगर ऐप पे आप जाते हो, तो वहां पे कुछ ग्राफिक्स दिखते हैं, कुछ जैसे किसी कंपनी का लोगो होता है, या फिर कुछ भी चीजें होती है जिसकी मदद से लोगों को पता चल जाता है कि हमें इस चीज पे जाना है। जैसे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको कार्ट दिखता है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें आप सेव कर रहे हो वो वहां पे होगी। ठीक है, वो छोटा सा आइकन, वो छोटी सी फोटो देखकर ही आपको पता चल जाता है कि किस चीज का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें कि बोला गया है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजर डेटा इज एट स्टेक ऑन द इंटरनेट। यानी कि जो यूजर होता है, जो आम आदमी, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी इंटरनेट के स्टेक पर होती है। एंड इसका रीजन ये बताया गया है, नो स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द यूजर फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा। ठीक है, सो यूजर की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए, उनके डेटा की प्राइवेसी के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। सो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड वर्ड प्रोसेसिंग, एंड हमें उसकी फाइल एक्सटेंशन बतानी है।
तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन पर 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो आप अगर ये एक्सटेंशन पढ़ लेते हो कि इमेज फाइल की कौन सी होती है, वीडियो ऑडियो की कौन सी होती है, वर्ड फाइल की कौन सी होती है, पीपीटी की कौन सी होती है, एक लिस्ट बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, एंड आपके ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप फिर सॉल्व कर सकते हो। सो अभी मैंने आपको बताया था ऑडियो फाइल होती है क्या, MP3, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, .doc, राइट। सो इमेज फाइल होती है .jpeg एंड वीडियो फाइल होती है MPEG। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम आर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ना, अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि विंडोज एक टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है। एंड्रॉइड एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप लोगों का एंड्रॉइड मोबाइल है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या ये एक हार्डवेयर है? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड मोबाइल है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये हार्डवेयर कैटेगरी में नहीं आते, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों को एक ये लिस्ट भी बनानी है कि हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर किसी भी प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं एंड उसके सॉल्यूशन तक जाना है, तो उस प्रोसेस को एल्गोरिदम बोला जाता है। Which of the following hardware was used by the first generation computers? So आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में बहुत सारी जनरेशन हैं। जो पहली जनरेशन थी उसमें जो मेन कंपोनेंट था कंप्यूटर का, वो कौन सा था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, VLSI एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वीडियो को पॉज कर लीजिए, एंड अभी मैं इसका करेक्ट आंसर बता रही हूँ, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था, ये इसका मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। जैसे आज के समय पे CPU यूज होता है ना, वैसे ही उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स था। अब यहाँ पर अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे, सेकंड में या थर्ड में। आईसी जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, ये सेकंड या थर्ड कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे, ये आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, जिसका आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे मूव कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? सो यूआरएल एक बेसिक टर्म होती है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग जब भी मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो, गूगल पे कुछ सर्च करते हो, इस तरह का टर्म आपने जरूर वहां पर देखा होगा, उसको बोला जाता है यूआरएल। सो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि ये क्या होता है, कुछ भी चीज हम अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो ये एक एड्रेस होता है जो कि यूनिकली उस चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, match the following. Here we have two lists, list 1 and list 2. www, python, ram and rom। यहाँ पे 4 डिफरेंट चीजें दी है, जिनमें से कि सिर्फ ये दो आपस में कनेक्टेड है, बाकी नहीं है। आपको बताना है कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वर्ल्ड वाइड वेब एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ए को जब हम थर्ड के साथ मैच करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को हर एक का मतलब पता हो, हर एक की फुल फॉर्म या मीनिंग पता हो। अगर आपको एक भी क्लियर है, आप अच्छे से उसको समझ सकते हो, एंड आपका आंसर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, करेक्ट। सीपीयू में फर्दर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, 2 उसमें से यहाँ पर लिखे हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी जिसके अंदर रैम रोम ये सब चीजें आ जाती हैं, एंड तीसरा होता है ALU। सो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ankur receives an email informing him that his credit card is going to be cancelled. So अंकुर नाम के एक पर्सन को एक कॉल आती है जिसमें बोला गया है कि उनको एक ईमेल आती है जिसमें बोला गया है कि उनका क्रेडिट कार्ड कैंसिल होने वाला है, लॉक होने वाला है, ठीक है। द ईमेल एडवाइजेस हिम टू क्लिक ऑन द प्रोवाइडेड लिंक। सो ईमेल
में लिखा था कि आपको हमने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड साइन कर दीजिए, साइन इन कर दीजिए, आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स डाल दीजिए एंड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद इसमें बताया गया है कि अंकुर नोटिस करते हैं कि उनके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल दिए गए हैं। तो अंकुर ने क्या कर दिया, कौन से एक स्कैम का अंकुर यहाँ पर विक्टिम बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैथमेटिक्स है इसमें बहुत बड़ा कि 10,000 कट गए, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर ईमेल की मदद से किसी को भी फ्रॉड वहां पर मैसेजेस आते हैं, किसी को भी ईमेल की मदद से बोला जाता है कि आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिए, तो वो हमेशा किस कैटेगरी में आता है, वो आता है हमेशा फिशिंग स्कैम के अंदर। बस आपने इतनी सी चीज याद रखनी है। ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए पूरा पढ़ा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो, अदरवाइज पहली लाइन से ही आप लोगों को पता चल जाता। जैसे यहाँ पर लगा पता कि अंकुर ने एक ईमेल रिसीव किया जिसमें कि उनके क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया है, बस इसी क्वेश्चन को इतना सा पढ़कर ही आंसर पता चल सकता था कि ये फिशिंग स्कैम है। करेक्ट। सो आई होप ये ट्रिक आप लोग याद रखोगे एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूरा क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। Next question is the speed of processor of a computer is measured in. So कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं जो कि सारी प्रोसेसिंग को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So प्रोसेसर्स की जो स्पीड होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है, जैसे गाड़ियों की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, वैसे कंप्यूटर की स्पीड मेजर करने का यहाँ पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 गीगा हर्ट्ज, GHz। ओके, आई होप स्टूडेंट्स अभी तक के क्वेश्चंस में आप लोगों ने बिना चीटिंग किए बिल्कुल अच्छे से उनको सॉल्यूशन दिया होगा। वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड। सो तीन यहाँ पर नेटवर्क बताए गए हैं, लैन, वैन एंड मैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे स्मॉलेस्ट होता है लैन, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर मैन एंड तीसरे नंबर पर आता है वैन, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, जिसका एक एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चला सकते हो। इंटरनेट पे आप जो चीजें गूगल पे जाकर के इंडिया में सर्च कर रहे हो, किसी और कंट्री में जाकर भी सर्च कर सकते हो। तो बेस्ट एग्जांपल है वैन का इंटरनेट। सो इसमें क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, C, A एंड B, जो कि मैंने बताया, स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा मैन, उससे बड़ा वैन। Next question is match the following, list 1 and list 2। तो यहाँ पर मेमोरी यूनिट दी है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इस चीज को हम डिटेल में स्टूडेंट, जो 1 आवर 1 यूनिट वाला सीरीज मैंने आपके लिए लास्ट वीक लाया था, उसमें हमने इन चीजों को डिटेल में देखा है। ठीक है, सो कौन सी यूनिट किसके इक्विवेलेंट होती है, किलोबाइट इज इक्वल्स टू 103 बाइट्स। ठीक है, मेगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 10⁶ बाइट्स, गीगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 109 बाइट्स एंड टेराबाइट्स इज इक्वल्स टू 1012 बाइट्स। ठीक है, सो आपने इसको याद रखना है, इसका सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे पहले बिट आता है, बाइट आता है, किलोबाइट आता है, मेगाबाइट आता है, गीगाबाइट, देन वी हैव टेराबाइट। इस तरह से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। Next question is the ability to read and write each piece of information in a storage device in approximately the same length of time of its location is what? So, हर एक इंफॉर्मेशन जो भी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है उसको बिल्कुल इक्वल लेवल पर रीड भी करना और उसमें कुछ एडिटिंग भी करनी, वो किसका एग्जाम्पल है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल। इसमें भी पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत से बच्चे जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन समझते हैं, समझ नहीं आता फिर गलत आंसर करते हैं। देखो, ऑप्शंस पर भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शंस पर नजर मारनी है। कई बार होता है क्वेश्चन समझ नहीं आता लेकिन ऑप्शंस देखकर हम एकदम से क्लिक कर जाते हैं कि अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सो जैसे इस क्वेश्चन में रीड एंड राइट की जब बात की गई एंड स्टोरेज डिवाइसेस की जब बात की गई, ये दो चीजें जब मैंने पढ़ी, मैंने इमीडिएटली ऑप्शंस पर नजर मारी एंड मुझे पता लग गया कि यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी की ही बात हो रही है। ये इधर थोड़ा सा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मिस्टेक हो गई है, इसको हिंदी में भी रैंडम एक्सेस मेमोरी ही बोलते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग।
सो पेयर्स दिए गए हैं डॉट जेपीजी। जेपीजी क्या होती है? ग्राफिक फाइल होती है, यानी कि आप लोगों के मोबाइल में जब आप कैमरे से फोटो क्लिक करते हो या व्हाट्सएप पे आपको कोई फोटो आती है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के फाइल का नेम देखना, फोटो का नाम देखना, कुछ कुछ नाम लिखा होगा अजीब सा, उसमें बीच में डॉट लिखा होगा, डॉट के बाद जेपीजी लिखा होगा, डॉट जेपीईजी लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इमेज की फाइल का नाम है। जैसे हमारे सरनेम होते हैं, जैसे मेरा नाम आपने शुरू में देखा अंकिता सूद, वैसे ही सूद से क्या है? सूद मेरी एक्सटेंशन है, मेरा सरनेम है। वैसे ही डॉट के बाद जो भी चीज आती है कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो हमें बताती है कि ये कौन से टाइप की फाइल है। ठीक है। डॉट टीटीएफ क्या होता है? टीटीएफ का मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। तो ये वाला यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट फाइल बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉट डीओसी होती है वर्ड टेक्स्ट फाइल। डॉट वीएडब्ल्यू ऑडियो फाइल कोई सॉन्ग है। एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ईएक्सई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। First cyber law which provides the legal infrastructure for e-commerce in India। फर्स्ट लॉ जो कि इंटरनेट और इन सब चीजों से रिलेटेड बना हुआ है, सो वो है the Information Technology Act 2000। Next question is a type of memory that holds the computer startup routine। जब हम अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को ऑन करते हैं, तो उस समय पर कौन सी मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है? सो वो होती है रोम। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज पाइथन। पाइथन क्या है? अभी देखो, एक मैच द फॉलोइंग का थर्ड या सेकंड क्वेश्चन आया था, उसमें हमने देखा था पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे हम बोलते हैं मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, कई बोलते हैं हमारे पास विंडो फोन है। तो एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी एप्स हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बेसिक क्वेश्चंस है। वायरसेस विच एग्जीक्यूट्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है रोम। एंड जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, एक वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अगर उस कंप्यूटर में थोड़ा सा भी वायरस आ गया हो और हम जब उसको अगली बार ऑन करेंगे, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है और फैलने लग जाता है हमारे कंप्यूटर में। उस वायरस का नाम क्या है? उसका नाम है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर। बूट सेक्टर एक टर्म हमेशा आपने याद रखनी, कि कभी भी जो कंप्यूटर का ऑन होने वाला प्रोसेस होता है, आपने बटन स्विच ऑन किया, वहां से लेकर के कंप्यूटर की विंडो आने तक जो प्रोसेस होता है, उसको बूट सेक्टर, बूट प्रोसेस बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मालवेयर। सो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वायरस की तरह। वायरस तो आपने सुना होगा, उसी की तरह मालवेयर होता है, जिसमें कि हमारे कंप्यूटर या सिस्टम में आ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। अब ये आता कैसे है? ये इंटरनेट के थ्रू आता है। करेक्ट। सो मालवेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड रिमोट कंट्रोल फॉर एन अटैकर टू यूज एन इन्फेक्टेड मशीन। मेरे कंप्यूटर में मालवेयर आ गया, एंड जिसने भी मालवेयर डाला वो इंटरनेट से मेरा कंप्यूटर देख रहा है। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिसने भी मालवेयर मेरे कंप्यूटर में डाला है, वो देख रहे होंगे कि अच्छा इस समय अंकिता सूद क्या कर रही है। अब मैं अपनी किसी, मान लीजिए, फेसबुक आईडी पे लॉगिन करती हूँ, तो भी उनको पता चल जाता है कि अच्छा मेरी ये फेसबुक आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, उन्होंने देख लिया और वो उसकी मदद से फ्रॉड करना शुरू कर देंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टिगेट द इन्फेक्टेड यूजर्स लोकल नेटवर्क। मेरा लोकल नेटवर्क है, उसको उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूरी जान पहचान रखेंगे कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और जो मेरा सेंसिटिव डेटा है, जैसे मेरे कंप्यूटर या मेरे मोबाइल में, मान लीजिए कि मैंने अपनी अकाउंट डिटेल्स रखी है या कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जैसे मेरा मान लीजिए कि यूट्यूब का पासवर्ड है या इस तरह की चीजें हैं, उसको वो स्टील कर सकते हैं। तो क्या होता है? मालवेयर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट वंस इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एक बार कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, इंस्टॉल कर दिया, वो हमारे इंटरनेट पे हम कुछ भी सर्च करेंगे, वो पूरी नजर रखेगा हमारे काम पर, जो हम कर रहे हैं, जो हम भेज रहे हैं, उन सब चीजों पर पूरी नजर रखेगा। एंड जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी उससे रिलेटेड, वो हमें देगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों में से किसी ने अमेजोन पे कुछ सर्च किया, फ्लिपकार्ट पर कुछ सर्च किया, या किसी भी वेबसाइट पर, मान लीजिए आप लोग अभी शूज देख रहे हो, थोड़ी देर के बाद जब आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे, आपको एड में भी शूज ही दिखेंगे। आप लोग फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक की एड्स में भी आप लोगों को शूज ही दिखेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने आपके कंप्यूटर पे, आपके इंटरनेट पे, कि आप क्या क्या सर्च कर रहे हो, उस पे पूरी नजर रखी हुई है। एंड उसी चीजों से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते रहेंगे। तो इस चीज को, इस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एडवेयर।
एडवर्टाइजमेंट से एडवेयर आपने याद रखना है। आपने देखा होगा कुछ भी आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सर्च कर रहे हो, उसकी सारी एड्स आपको फेसबुक और यूट्यूब और सब जगह पर नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन 8 बिट स्काई कोड। स्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कुछ याद नहीं रखना, एक इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। स्काई की फुल फॉर्म, एक 8 बिट स्काई कोड जो होता है वो 256 के बराबर होता है। बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक लगाए इसको आपने याद रखना है। द पर्पस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ सीडी। आप लोगों ने सीडीज देखी होंगी। सीडीज हम लोग बचपन में मतलब जब काफी समय पहले सीडीज यूज होती थी। अब एक सीडी लेकर आई मैं, ब्लैंक सीडी, उसके अंदर मैंने शॉपकीपर को बोल दिया कि हाँ इसके अंदर ना अच्छे से गाने डाल दो जो लेटेस्ट चल रहे हैं। तो उस चीज को क्या बोलते, कॉपी पेस्ट करना नहीं बोलते, उस चीज को बोला जाता है बर्निंग। सीडी के अंदर कुछ भी डेटा एंटर करवाती हूँ, डिलीट करवाती हूँ, कुछ भी करवाती हूँ, उसको बर्निंग बोला जाता है। स्पेशली यहाँ पर कॉपी की बात की गई है। A type of memory that holds the computer startup routine. Repeated question है ROM. Next question is bit stands for. Bit क्या होता है? Bit is very important. ठीक है, bit का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो ये बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी डेटा की। अब जैसे आप लोगों ने किलोग्राम सुना होगा, सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम्स होता है। ग्राम से छोटा भी कुछ होता है क्या? वैसे कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज होती है, जैसे मैं बोलती हूँ मुझे रोज 2 GB मिलता है, ठीक है, कोई बोलेंगे मुझे 100 MB मिलता है, तो ये वैसे ही बिट है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट फाइल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि DOCX क्या होती है, डॉक्यूमेंट फाइल हमें पता लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A2F सिस्टम इज यूज्ड इन विच नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ये हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। A2F की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, बाइनरी क्या होता है? बाइनरी 0 और 2, किसी भी वर्ड के किसी भी नंबर के बेस में 2 दिखे तो वो बाइनरी है, 8 दिखे तो वो ऑक्टल है। इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 7 तक, ऑक्टल। ठीक है, यानी कि 8 डिजिट्स हो गए। हेक्साडेसिमल होता है 0 से लेकर के 9 तक, उसके बाद ए से लेकर के एफ तक। कितने हो गए? बेस में 16 वैल्यूज हो गई। डेसिमल होता है 10, 0 से लेकर के 9 तक, जिसके बेस में 9 होगा वो डेसिमल होगी। तो आपने ऐसे इसको याद रखना है। डिटेल्ड वीडियो इसमें ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। A virus type that is capable of shifting from one computer to another without user interaction. मेरे कंप्यूटर में वायरस है, मैंने दूसरे कंप्यूटर में ना कोई फाइल भेजी, ना मैंने उनको कोई मैसेज किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो दूसरे कंप्यूटर, साथ वाले कंप्यूटर में चला गया। वो क्या होता है? वो वॉर्म उसको बोला जाता है। वॉर्म क्या होता है? कीड़ा होता है ना। अब आप लोगों ने इसे कोरोना वायरस भी देखा, यहाँ वहां कैसे वो फैलता रहा हवा में, वैसे ही मैंने कोई फाइल शिफ्ट नहीं की, वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज स्निफिंग। स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर। सो मोबाइल की वायर को टैप करना स्निफिंग कहलाता है। इसमें ये बोला है, एक्चुअल में स्निफिंग का मतलब होता है कि मैं नेटवर्क में कुछ भी कर रही हूँ, मेरे पूरे काम पर नजर रख रहा है कोई। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनको सब पता होता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो वो मेरे पूरे काम पर नजर रख रहे हैं। तो स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर एंड इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज टू कैप्चर डेटा पैकेट्स कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर स्निफिंग से रिलेटेड दी हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो स्निफिंग मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया। इसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस विच अटैकर्स यूज, जो अटैकर्स है वो यूज करते हैं जो भी हमारे डेटा पैकेट्स है। मान लीजिए इंटरनेट से मैंने कोई फाइल डाउनलोड कर ली, उसी के साथ उन्होंने कोई फाइल ऐसी भेज दी कि जैसे ही मैं इस सॉन्ग को जो मैंने डाउनलोड किया है इसको ओपन करूंगी, वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो मेरे पूरे मोबाइल पर, मेरे पूरे लैपटॉप पर नजर रखना शुरू कर देंगे। एंड जो भी मेरा सेंसिटिव डेटा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, वो उन सब चीजों पर नजर रखेंगे एंड वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। करेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? जब एक कंप्यूटर या एक मोबाइल फोन को हम स्टार्ट करते हैं, वो वाला जो प्रोसेस होता है। BIOS is loaded to the main memory by what? BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, नोट कर लीजिए। सो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है उसमें BIOS रिस्पॉन्सिबल होता है। सो उसको मेमोरी में लोड किया जाता है किसके द्वारा? रैम, रोम, CD रोम या फिर TCP। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली
मेमोरी। अब इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीजें हमने एक बार स्टोर कर दी उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ उस चीज को यूज कर सकते हैं, उसको डिलीट करके हम लोग वापस कुछ नई फाइल ऐड नहीं कर सकते। उसी के साथ आता है रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कंप्यूटर मेमोरी का ही एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोगों को रीड और राइट दोनों का ही ऑप्शन होता है, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी चीजें होंगी उनको हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, नई चीजें उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब रैम और रोम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा गया है इस बार भी, वो ये है कि इनमें से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है। सो रोम क्या होता है, रोम होता है नॉन वॉलेटाइल, इसका मीनिंग भी मैं बताती हूँ। एंड रैम होता है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब नॉट इरेजेबल। मैंने आपको बताया कि रीड ओनली है, इसमें जो कुछ कुछ चीजें हैं वो एक बार अगर एंटर कर दी तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो नॉट इरेजेबल, नॉन वॉलेटाइल। रैम मतलब वॉलेटाइल, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर सीडी रोम, इस पे भी सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आप लोगों ने सीडी डीवीडीज यूज की होंगी, ये वही चीज होती है। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है जब भी कोई कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। सो टीसीपी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन की मदद से आप लोगों के कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल्स ए टू एफ आर यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत सारी शिफ्ट्स में पूछा जाता है। 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। शॉर्ट ट्रिक पहले बताती हूँ फिर हम आंसर पे जाएंगे। किसी भी नंबर पे, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, उसके बेस पे 2 लिखा होगा तो वो बाइनरी होता है। किसी के बेस पर 10 लिखा होगा वो डेसिमल होगा, बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल, और बेस में 8 लिखा होगा इसका मतलब है कि वो होता है ऑक्टल नंबर। ओके, सो बाइनरी नंबर, अब बेस 2 है यानी कि 2 वैल्यूज ये यूज करता है, तो वैल्यूज क्या है, 0 और 1, सिर्फ 2 वैल्यूज। डेसिमल में 10 वैल्यूज होंगी, 0 से लेकर के 9 तक। हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज होंगी, इसको मैं बाद में बताती हूँ। ऑक्टल में 8 वैल्यूज होंगी, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक। अब देखो हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज हैं, तो 16 वैल्यूज को यहाँ पर इस तरह से बनाया जाता है, 0 से 9 तक वैल्यूज होती हैं, ये हो गई 10 वैल्यूज। उसके बाद बाकी की वैल्यूज ए से लेकर के एफ उनको काउंट किया जाता है, इसमें 11 12 13 14 नहीं होते, 0 से 9 होगा, उसके बाद ए से एफ होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए टू एफ किस में यूज होता है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। राइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो नंबर सिस्टम पर एक वो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ये है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज व्हाट। तो इसमें देखो डेसिमल नंबर 35 को एग्जाम में ऐसा भी सेम क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से। देखो क्या बोल रहा है ये, डेसिमल नंबर 35 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो बेसिक सा मैथ करना है इसमें आपको, 35 को इस तरह से लिख दीजिए, 2 से, बाइनरी है तो हमेशा 2 को यूज करोगे, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1, यहाँ पर 1 आ गया, 17 2 जा 34, इस तरह से यहाँ पर वैल्यू 35 है, 34 आना था, एक यहाँ पर आ गया, फिर 2 से करेंगे, 8 2 जा 16, लेकिन वैल्यू 7 है तो 17 है तो वैल्यू बच गई 1, 2 4 जा 8, वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो 0, 2 2 जा 4, वैल्यू 0, 2 1 जा 2, वैल्यू 0। सो करेक्ट आंसर के लिए हम इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, सो ये क्या है, 1 0 0 0 1 1। देखो इस तरह से हमने किया, 1 0 0 0 1 1। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स ये आप समझ गए हो। सो इसी क्वेश्चन के बेस पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ कि 28 का बाइनरी नंबर मुझे बताइए। सेम कैलकुलेशन होगा, 28 को 2 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी फटाफट मुझे कमेंट कीजिए,
100% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट इज GIF, JPG, BMP, PNG आर used as extensions for file which store। तो ये कुछ फाइल्स के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशंस का मतलब क्या होता है, ये फाइल्स के कुछ टाइप्स हैं। ओके, सो आपको पता होगा JPG, GIF आपने देखे होंगे, PNG बेसिक टर्म्स हैं, ये इमेज फाइल्स होती हैं। अब जैसे देखो, किसी के सरनेम से, किसी के लास्ट नेम से, उनकी कास्ट, उनकी कैटेगरी के बारे में हम पता कर सकते हैं। सिमिलरली जो भी ये फाइल्स होती हैं, इनके एक्सटेंशन से हम पता कर सकते हैं ये कौन से टाइप की फाइल है। जैसे ये वाली वीडियो है, अगर आप लोग इस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को .mp4 दिखेगा। mp4 किसका फॉर्मेट है, वीडियो का। कोई गाना होता है वो mp3 होता है। इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस की ये सारी फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए हैं। टेक्स्ट फाइल होती है डॉट, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स में आप ये रख सकते हो PDF, ठीक है। .pdf होता है, .doc होता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है। .txt होता है। डॉट के बाद कोई भी चीज आती है तो वो उस फाइल का क्या बताती है, हमें टाइप बताती है, जिसको कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक्सटेंशंस बोला जाता है। सो अगर स्टूडेंट्स आपको ये एक्सटेंशंस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके रिक्वेस्ट को फटाफट से पूरा कर दूंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। सो ये गीगाबाइट क्या होता है। अब देखो, आप सभी स्टूडेंट्स इंटरनेट तो यूज करते हो, है ना, इंटरनेट यूज करते हो। आपको डेली इंटरनेट पैक में कितना डेटा मिलता है, किसी को 1 GB डेली मिलता होगा, किसी को 1.5 GB मिलता होगा, किसी को 2 GB मिलता होगा, है ना। तो ये क्या रहते हैं, ये पैक्स रहते हैं। सो जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट, ये जो 1 GB लिखा है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1024 मेगाबाइट्स के बराबर। इसको याद कैसे रखना है, देखो 100 MB, कई बार हम बोलते हैं ना छोटा सा पैक है, इसमें मुझे सिर्फ 100 MB डेटा मिला, तो वो MB क्या है, वो मेगाबाइट्स है ना। सो इसका एक सीक्वेंस होता है जिसमें देखो स्टूडेंट, सबसे छोटा होता है बिट, सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बाइट्स, ठीक है। उसके बाद आता है केबी, जिसको बोला जाता है किलो बाइट्स, ठीक है। केबी के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, केबी के बाद आ जाता है एमबी। एमबी यहाँ पर लिखा है मेगाबाइट्स। एमबी के बाद आता है जीबी, जीबी का मतलब गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद आ जाता है यहाँ पर टीबी, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आ जाता है पीबी, दैट इज पेटाबाइट। अब देखो, आप बोलोगे कि ये सारी लिस्ट तो हमने याद रख ली, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़े से छोटे को इसको अरेंज करो, सबसे छोटे से बड़े में अरेंज करो, तो इसके लिए ये सीक्वेंस जरूरी है। अब यहाँ पर पूछा है 1 GB का होता है 1 GB। देखो, मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। 1 GB किससे मिलकर बना, 1024, छोटे छोटे 1024 MBs को मिलाया तो 1 GB बना। वैसे ही हमने 1024 KB को मिलाया था तो 1 MB बना था। 1024 GB को मिलाएंगे तो 1 TB बनेगा। तो ऐसे हम 1024 को ऐड करते जाएंगे तो अगले नंबर पर पहुंचते जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।